और चलिए बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों से जुड़ी हुई। कोरोना वार से 24 घंटे में जो 226 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 9,894 हो चुकी है और अब तक 4,061 मरीज ठीक हो चुके हैं। सूबे में फिलहाल 5,734 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 41.04% है। झारखंड में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड और एक दिन में 686 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। झारखंड में जारी है कोरोना का वार, 9,563 तक पहुंची है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 226 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या अब 9,894 है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल स्थित जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में 9 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली और इसके बाद कॉलेज की बाकी छात्राएं जांच के बाद घर जाने की मांग पर अड़ गई। अस्पताल के अधीक्षक के सामने देर तक हंगामा होता रहा। छात्राएं हॉस्टल में सुरक्षा नहीं मुहैया कराए जाने से बेहद नाराज हैं। संक्रमण के डर से घर जाने की ये मांग कर रही हैं। डरी हुई थी कि इन लोगों में मतलब कि जो ट्रेनिंग थर्ड ईयर वाली इंटर्न है उसमें 9 संक्रमित हो गई थी, जिन्हें मतलब आइसोलेशन में रखा गया है। इधर लातेहार के कोविड सेंटर से हत्या के आरोपियों के फरार होने के बाद रांची में कोविड सेंटरों की सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। रांची के आइसोलेशन वार्ड में सुजीत सिन्हा गिरोह का गुर्गा कोरोना का इलाज करवा रहा है, जिसे पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार किया था। लिहाजा सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर इन सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना इफेक्टिव जो पॉजिटिव हुए हैं, चाहे वो विचाराधीन कैदी हों या सजायाफ्ता कैदी हों, तो मैं कहूँगा कि वैसे लोगों के लिए अलग से सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। खासकर रिम्स में अलग वार्ड होता है, कैदी वार्ड होता है। अगर आप सामान्य लोगों के साथ उसको रखेंगे तो पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो भाग भी सकते हैं, ऐसा प्रायः देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता है। लेकिन रांची की सड़कों पर हर दिन उमड़ रही भीड़ और बकरीद पर बकरे का बाजार एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सड़कों पर हर दिन उमड़ने वाली भीड़ कोरोना के कारवां को आगे बढ़ाने की ताकत दे रही है। ऐसे में अब बकरीद को लेकर भी राजधानी रांची में बकरे का बाजार सज चुका है। काफी संख्या में लोग कुर्बानी के बकरे को खरीदने के लिए बाजार तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का अचूक सरकारी नारा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। इन सब के बीच इदारे शरिया ने भी बकरीद पर कुर्बानी और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करने की सरकार से अनुमति मांगी है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकारी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जाएगा। नमाज ईद उल अजहा वाजिब, उसकी अदायगी होगी और जो कुर्बानी है वो कुर्बानी भी की जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुर्बानी की जगह में गरीबों को बांट दिया जाए, इसको बांट दिया जाए और मुहताजों को दे दिया जाए। गरीबों को बांटने से भला है, अच्छा है, लेकिन जो कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करना है। सड़कों पर उमड़ी भीड़ पर सख्ती कैसे की जाए, लोगों को घरों में कैसे रोका जाए, इसको लेकर अध्यादेश पर चर्चा के अलावा जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों से ईद की तरह ही घरों में बकरीद भी शांति से मनाने की अपील की है। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख से जब ई बलि यानी सांकेतिक बलि के अनुसार बकरीद मनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भावनाओं के खिलाफ जाकर किसी तरह की सख्ती से परहेज की बात कही। ईद उल फितर भी हम लोग नमाज अपना अपना घर में हम लोग पढ़े हैं। आज भी हम चाहेंगे कि लोग जो है नमाज अपना अपना घर में पढ़े और खुद अपने को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने गांव और अपने प्रदेश को भी सुरक्षित रखने के लिए ये हम लोग को करना चाहिए। उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, सबसे जरूरी ये बात है। चाहे किसी का पर्व हो, किसी धर्म संप्रदाय के हों, सब उनके जो धर्म गुरु हैं
उनसे मिलकर हमारी होम मिनिस्ट्री जो भी इस पर निर्णय लेगी, हम जो उनके भावनाओं के अनुरूप ही अपने आप को तैयार करेंगे। संक्रमण लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे ज़रूरतें घर की ज़रूरतें हों या फिर कुर्बानी के बाजार को लेकर बकरे के खरीद की, लेकिन भीड़ तो भीड़ ही है जो सड़कों पर निकल रही है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो एक एंगल ये हो सकता है, लेकिन बकरीद पर कोरोना का असर किस तरह है? बकरीद के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन शांति समिति की बैठक और नमाज अदायगी को लेकर दिशा निर्देशों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में रहकर नमाज अदायगी का दिशा निर्देश जारी किया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया है। सभी संगठनों से हम लोगों ने बात की है और वो लोग भी सहमति व्यक्त किए हैं कि इस बार बकरीद का त्यौहार लोग घरों में रहकर ही मनाएंगे। जो भी कुर्बानी होती है और जो भी नमाज पढ़ी जाती है वो लोग घर ही में पढ़ेंगे। ईदगाहों में या मस्जिदों में नमाज को डिस्करेज किया गया है। इसके लिए संगठनों ने भी अपनी तरफ से विज्ञप्तियां निकाली हैं और मस्जिदों से भी ऐलान कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जो भी धार्मिक नेता हैं उनकी तरफ से भी और हम प्रशासन की तरफ से भी यही है कि बकरीद जो है इस बार कोविड-19 का जो महामारी है उसके चलते लोग अपने अपने घरों में रहकर ही मनाएं, यही आग्रह है। चलिए, इधर रांची में विधायकों के सरकारी आवास में चूहों का आतंक है। हालात ये हैं कि कई विधायक सरकारी आवास छोड़कर गेस्ट हाउस में रहने के लिए चले गए हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल को चूहों ने सबसे ज्यादा परेशान किया। घर के सामान के साथ चूहे नेताजी को निशाना बना रहे हैं। चक्रधरपुर विधायक सुखरा उरांव के आवास में चूहों से बचाव के लिए उनके निजी सचिव डंडा लेकर पहरेदारी करते हैं। देवघर विधायक नारायण दास के घर एसी कूलर सभी चूहे की भेंट चढ़ चुके और यह अलग बात है कि नारायण दास चूहों के इन हमलों को शुभ मानते हैं। आतंक यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा है, व्यापक पैमाने में है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जिस हिसाब से ये हेरिटेज कल्चर और कल्चरली और हेरिटेज वाइज इस जगह को ठीक होना चाहिए था, डेवलप होना चाहिए था, उस हिसाब से और ये गर्ग में जा रहा है। तो सरकार को कुछ इन्वेस्टमेंट करके झारखंड विधानसभा को ठीक करने की ज़रूरत है, साथ ही विधायकों की आवाज़ को भी ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ चूहा आ जाता है, इधर जहाँ भी गैप मिलता है उसमें अंदर आ जाता है और यहाँ तक कि सोफ़ा या कागज़ कुछ भी रहता है उसको पूरा तहस नहस कर देता है। इसलिए चूहा जो है वो हमारे लिए पूजनीय है और चूहों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक छोटे से परिवार में जन्म लिए, गांव और गरीबी देखे, ऐसे चीज़ों का सामना हमेशा करते आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेवा स्थायी और मेडिकल सुविधा देने की मांग को लेकर राज्य भर के मनरेगा कर्मी पिछले 3 दिन से हड़ताल पर हैं। हड़ताली मनरेगा कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में वो बेहतर सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। उधर सरकार ने मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है और मनरेगा कर्मियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि हड़ताली कर्मियों पर नो वर्क नो पे लागू होगा। मनरेगा कर्मियों को किसी भी तरह का कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। विगत 1 माह के अंदर में हमें 5-6 कर्मी जो है ब्रेन हेमरेज से या रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान न देके मनरेगा कर्मियों को कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रही है। और आज क्या बोलते हैं, हड़ताल का समय नहीं है। हड़ताल के लिए हम जब बचेंगे, हमारे जब समस्या है उसका निदान होगा, उसके बाद हम लोग सोचते कि हड़ताल के लिए समय लंबी समय है, लेकिन इस बीच कोविड-19 के बीच में हड़ताल करना कहीं से भी मानवता के रूप में कहीं भी सही नहीं लगता है। और चलिए बात तो राफेल की, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राफेल अब तक का सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है। राफेल के वायुसेना में शामिल किए जाने से जहां एक तरफ सेना का मनोबल बढ़ा, वहीं देश का हर नागरिक इसे लेकर गौरवान्वित है। तो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन को फ्रांस से पहले दस्ते में झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया सैनिक स्कूल का पूर्व छात्र अपने वतन लेकर आया। तिलैया सैनिक स्कूल का छात्र रोहित कटारिया 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस से राफेल लेकर आया और रोहित कटारिया झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया से साल 1999 में पास आउट हुए थे। उनके पिता कर्नल सतबीर तब सैनिक स्कूल के प्राचार्य थे। कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों, पूर्ववर्ती छात्रों में खुशी का माहौल है। यहाँ के पूर्व छात्र रोहित कटारिया देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक हैं जो फ्रांस से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल लेकर भारत पहुंचे।
Cadet Rohit Kataria, he joined this school in 1994 and passed out in 1999. He joined the India course 102 and it is, yes, very proud moment for us. तो लड़ाकू विमान राफेल के भारत पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत का सामरिक महत्व पूरी दुनिया में बढ़ा है, लिहाजा प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर बेहतर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान के 2 पायलट झारखंड और बिहार से हैं और ये बहुत गौरव की बात है। आपको बताएं कि सैनिक स्कूल तिलैया का छात्र फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भारत पहुंचा। पर सामरिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है कि हमारी जो सामरिक शक्ति है वो काफ़ी बढ़ी है और हर तरह के सुसज्जित विमान, हर तरह से सक्षम विमान को भारत ने परचेज किया है और ये जो खेप है, ये खेप भारत की सामरिक शक्ति को बहुत बढ़ाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से झारखंड के प्रांत अधिकारी धनेश्वर राम मुंडा 4 अगस्त तक अयोध्या पहुंचेंगे। इसके पहले प्रदेश की 2100 जगहों से पवित्र मंदिरों की मिट्टी और 51 नदियों के जल को अयोध्या पहुंचाया जा चुका है। हालांकि कुछ सरना स्थलों से देर से पवित्र मिट्टी रांची के विहिप कार्यालय पहुंची, जिसे अयोध्या पहुंचाया जाएगा। भूमि पूजा में उपयोगिता के लिए जो है यहाँ से मिट्टी लेकर गए हैं। 2100 जगह से झारखंड से पवित्र मिट्टी लेकर गए थे। बौद्ध आरामों से, जैन मंदिरों से, सिख गुरुद्वारों से, ऐसे पवित्र सरना स्थलों से, जैसे जो है शैव भक्तों का जो है शैव धाम है, वैष्णव का, विष्णु का जो है पवित्र स्थान है, ऐसे अलग अलग जगह से पवित्र मिट्टी संग्रह करके यहाँ दिया है। वो तो साहिबगंज में बाढ़ ने मक्का किसानों की कमर तोड़ दी है। पहले कीड़े और अब बाढ़ ने फसल को बर्बाद कर दिया। दाने इतने खराब हो चुके हैं कि किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही। किसानों की लाचारी और बेबसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत ने। गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो मकई का इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इससे मकई से किसान खासा परेशान है। ये पूरा का पूरा मकई सड़ गया है। आप देखिए कि जो पूरा ये महिलाएं जो है जो मकई को निकाल रही हैं, मकई छुड़ा रही हैं, ये पूरा का पूरा किसानों की बात माने तो 20 एकड़ की पूरी मकई है जो लगातार शुरू से ही कीड़ा लगने के साथ साथ मकई के जो उत्पादन है उस पर भी खासा असर पड़ा और मकई कीड़ा के होने के साथ अब जो है पूरा का पूरा मकई का खेत जो है, मकई जो है वो बाढ़ के पानी में डूब चुका है पूरी तरीके से। इससे किसानों की कमर और टूट गई है। कहे जो पहले तो बाव किए, बाव करने के बाद कीड़ा लग गया। अब कीड़ा ला के बहुत स्प्रे 2 बेर 3 बेर करते करते तो बचाए। अभी बरसात में मकई जो भी हुआ तो सर गल के साफ हो गई। अब किसान को जमीन भरना करके किसी से 5 रुपया सैकड़ा ब्याज आन के वो अपना खेती करता है और दूसरा किसान क्या करेगा? भाई देश तो मकई डूब ही गया है। बात तो सही है। तो ये जो है वो पहले मकई में कीड़ा लगा, इससे मकई को खासा परेशानी हुई, उत्पादन पर असर पड़ा। अब बाढ़ की परेशानी ने मकई के किसानों को और परेशान कर रखा है। लिहाजा किसान को अब मार्केट भी नहीं मिल रहा है जिससे मकई का दाम उन्हें मिल सके। अब किसान परेशान है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और चलिए बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह केस में ईडी कर सकती है जांच। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह केस में ईडी जांच कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। सुशांत की मौत से पहले बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन से जुड़ा यह मामला है और बिहार पुलिस की एफआईआर की जो धाराओं के आधार पर यह जांच संभव भी है। मुंबई या फिर पटना ईडी ब्रांच में यह मामला दर्ज हो सकता है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में अब जो है कई इसमें जो चर्चा जो है शुरू हो चुकी है। जिस तरह से बकायदा महाराष्ट्र सरकार इस मामले में अब लगातार पेशी कर रही है, लगातार इस मामले में बयान दे रही है कि सीबीआई जांच इस मामले में नहीं किया जा सकता है।
लेकिन इस बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार पुलिस के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है, उस एफआईआर में कुछ ऐसे सेक्शन भी हैं जिसको आधार बनाते हुए ईडी केस रजिस्टर कर सकती है। अगर बिहार पुलिस के द्वारा जो दर्ज एफआईआर की अगर बात करें तो उसमें एक धारा है 120B, यानी कि साजिश रचने का जो एक आरोप है, इस मामले को आधार बनाते हुए ईडी इस मामले में केस रजिस्टर कर सकती है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले पर जो पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। और इसकी जो मुख्य वजह यह है कि जिस तरह से सुशांत सिंह के परिजनों ने एक आरोप लगाया कि उसके 1 साल के अंदर ही उसके अकाउंट से 15 करोड़ से ज्यादा रुपए उसकी निकासी हुई है, जो यहाँ पर मामला काफी संदिग्ध लग रहा है। और यहाँ पर इस मौत के बाद किसको फायदा हो सकता है और वो संदिग्ध तौर पे ट्रांजेक्शन किसने किए हैं, इस मामले में कई तरह के आरोप जो है उसके परिजनों ने लगाया, सुशांत सिंह के परिजनों ने। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में मुंबई स्थित जो ईडी का ब्रांच है वो इस मामले को दर्ज कर सकता है, क्योंकि ये मामला जो है मुंबई में मामला दर्ज है और वहां पे ही ये सारा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन इस मामले पर बिहार में स्थित जो ईडी की ब्रांच है पटना में, वो भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस के द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया है वो उस मामले में काफी विस्तार से इस मामले में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बिहार में भी मामला दर्ज है, मुंबई में मामला दर्ज है। शंकर, क्या यही आधार है जो 7 बिंदु सुशांत के पिता ने उस एफआईआर में लिखे थे, उसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर इसे एक और एंगल मिलता है जिसमें यह कहा गया कि 15 करोड़ रुपए की निकासी उसे किस किस अकाउंट में भेजा गया, तो इतने रुपए का जो ट्रांजेक्शन एक बैंक से कई जगहों पर बटा, तो क्या ईडी को जांच की इसलिए अभी जरूरत पड़ी, एक और जांच हो सकती है क्योंकि ये पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है कि अब वो पैसे गए कहां? देखिए, मुंबई में अधिकतर जो गैंगस्टर के साथ में जो कई लोगों का जो संबंध है वो सबके सामने है कि जिस तरह से कई लोगों के साथ में गैंगस्टर का संबंध लगता रहा है, तो यहाँ पर भी जो संबंध है यहाँ पर काफी संदेह यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर वो 15 करोड़ रुपए के बारे में जिस तरह से आरोप लगे हैं, वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस मामले पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो उसके परिजनों सुशांत के पिता ने लगाया था, क्या इस मामले पर जो कोई सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर किसी व्यक्ति को इसके आसपास में भेजा गया तो सुशांत के, उसके बाद उसको जिस तरह से उसके संदिग्ध हालत में मौत हुई है और जिस तरह से बकायदा इस मामले में उसके जो तमाम जो सुशांत के जो पहले परिचित थे, जो उनके जानकार थे, जो उसके सहयोगी थे, जो साथ में रहते थे, उसको वहां से हटाया गया। उसके बाद इस मामले में संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हुई। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये मामला कंप्लीट यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को ईडी दर्ज कर सकती है। और इस मामले पर अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इस मामले को महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच कराने से इनकार क्यों कर रही है। ये इनकार भी जो है एक बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि इसमें कई बड़े जो बॉलीवुड से जुड़े लेकर गैंगस्टर का संबंध हो सकता है। इस मामले पर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा है, काफी पेचीदा होता जा रहा है और ये मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का भी एक रुख जो है अख्तियार करता जा रहा है। यहाँ तक कि मायावती जी जो है उनसे भी इस मामले पर सवाल उठाया है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि आखिर इस तरह से क्यों, आखिर इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार क्यों पीछे भाग रही है और सीबीआई को जांच देने से क्यों रोका जा रहा है। इस तरह से कई अब सवाल भी होते जा रहे हैं। बिहार में भी अब राजनीतिक वक्त है, समय गुजर रहा है, तो यहाँ पर जिस तरह से चुनाव के मद्देनजर भी अब ये मसला कहीं बड़ा मसला ना बन जाए, इन तमाम मामलों को गंभीरता लेते हुए बहुत शुक्रिया, मामले पर बहुत शुक्रिया शंकर आपसे बातचीत के लिए, तहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह केस में ईडी कर सकती है जांच और खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। सुशांत की मौत से पहले बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए उन्हें खंगाला जा सकता है और बिहार पुलिस की एफआईआर जो है उन धाराओं के आधार पर यह जांच संभव है। मुंबई या फिर पटना ईडी ब्रांच में यह मामला दर्ज हो सकता है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।